बात संभाल के। ठीक, चलिए। अब क्योंकि कल बहुत सारे लोग नहीं रहे होंगे, ठीक है, तो हम लोग बता दिया जाए कि हम लोग भारत का भूगोल अभी स्टार्ट किए हैं और पूरा जीरो से स्टार्ट किए हैं जुड़े हुए। मतलब अभी आप समझिए कुछ ही नहीं पढ़ाया गया, केवल एक परिचय हो रहा है। तो उस परिचय में हम लोग कुछ बातें देखे थे जो है, और कुछ बातें अभी बची हुई है। खास करके हम लोगों ने स्थिति देखा था, भारत का आकार देखा था, कुछ स्पेशल जो तथ्यात्मक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे प्रशासनिक संगठन वगैरह भारत में किस तरह का काम करता है। जैसे आप लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की जाती है, तो उसी तरीके से भूगोल में भी, ठीक है, प्रशासनिक संगठन के अंतर्गत इन सारे विषयों को एक एक करके जानना बहुत जरूरी होता है। तो भारत एक परिचय है, ये आपका टॉपिक है। भारत एक और बड़ा बड़ा लिखना है क्योंकि पीछे से बच्चों को ठीक जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं प्रशासनिक संगठन वगैरह हैं। किसी भी क्षेत्र में वहाँ के लोगों को सामूहिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो लोगों को, और सामूहिक रूप से संसाधनों तक सभी की पहुंच हो। ठीक है, न्याय रहे समाज में, ऐसा ना रहे कि थोड़ा लंबा चौड़ा हो, थोड़ा दुबले पतले आदमी को जब चाहे जब दो चार जमा दे दे, इस तरीके का माहौल ना रहे, यानी अन्याय ना रहे समाज में। तो ऐसे समाज के निर्माण के लिए सरकारों की जरूरत होती है, क्योंकि आदमी का स्वभाव ही होता है कि अगर ज़्यादा शक्तिशाली हो गया तो अगल बगल के वालों के अधिकारों का हनन कर सकता है, इससे ज़्यादा संभावना होता ही है। ठीक है, तो वहाँ पे जरूरत होती है एक मजबूत प्रशासनिक संगठन की, यानी तमाम क्षेत्रों को विभाजित करके और वहाँ के तमाम अधिकारियों के माध्यम से या प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन सत्ता का संचालन करते हैं। तो अब ऐसे क्षेत्रों को भारत में भी बांटा गया है, तमाम भारत में राज्य हैं, आप लोग देख रहे हैं, और तमाम केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ऐसे वो क्षेत्र थे जो छोटे थे, जिनमें कुछ उनके भारत में शामिल करने से लेकर आज तक के समय में तमाम समस्याएं रही हों, तो उनको केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि से शामिल कर लिया गया है। कुछ भौगोलिक कारणों से भी शामिल किए गए, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है। अब ये सब क्या है, ये सब स्थल खंड से काफी दूरी पे, लेकिन तो उनको भी शामिल कर लिया गया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तो उसका नेचर अलग होता है। तो अब यही सारी चीजें हम लोगों को एक एक करके देखना है। तो बहुत सरल टॉपिक है। कितने राज्य भारत में हुए? 28 है ना, मतलब आप मान के चलिए हमको नहीं पता है तभी बता पाएंगे। 28 और केंद्र शासित प्रदेश 5 8, तो आप सब जानते तो हैं, कहीं समय खराब कर रहे हैं, सब तो जानते हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश विगत में 7-8 सालों में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, कई राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, जैसे जम्मू कश्मीर था एक स्टेट के रूप में ही था, लेकिन उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसको विभाजित कर दिया गया प्रशासनिक सुविधा के लिए। और कई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनको 2 को 1 में कर दिया गया। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हाल फिलहाल में 1 कर दिया गया? दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, इसको दोनों को मर्ज कर दिया गया। क्या मतलब है? काउंटिंग करवाने का। ठीक है, एक नहीं करके प्रशासनिक सुविधा के लोग को एक सम्मिलित करके और शासन चलाया जा रहा है 2020 से। ठीक है, उनको एक कर दिया गया। कुल मिला के भारत में इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम बता दिया जाएगा, जो बता दिया जाएगा
जो पूछते हैं, ठीक है, जनाब थोड़ा डर का माहौल होना चाहिए क्लास में। हाँ? चलो ये बताओ, तुम ही बताओ, ये तुम बताओ, नहीं लोग पीछे, जो लोग भूगोल पढ़े हैं हमसे बीए में वो उन्हें पूछेंगे, बाकी लोग तो ऐसे हैं। हाँ हाँ, आपको केंद्र शासित प्रदेश का नाम बता पाओगे? हाथ नहीं है? हाँ तो हाथ तो है, वो तो हम ही कह रहे हैं, तो नाम बताओ ना। इसको पता है? चलो बताओ, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, ये सब याद रखो बेटा, गिना कीजिएगा। हाँ तो एक हो गया, दादर नगर हवेली दमन दीव, एक ही हो गया। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ, चंडीगढ़, ठीक है, हो गया। तो एक बाकी है भाई, ज्यादा हुआ, एक लद्दाख बचा था, ठीक है, अपने लद्दाख। तो भैया यही 28 राज्य भारत में है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन्हीं सब के बारे में थोड़ा बहुत देखना है कि परिचय हम लोग का हो जाएगा, समझ गए? चलिए कहाँ चला जाएगा, टेलीग्राम के लिए कोई छोटा सा, भारत में प्रशासनिक संगठन, देखिए भारत को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, भारत को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अब आप लोगों को ये देख लेना है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा, उसके बाद कौन सा है, यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी कौन छोटा है कौन बड़ा है, जनसंख्या के लिहाज से भी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारे तथ्य आपको इसमें रिवीजन के समय याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कहाँ से प्रश्न बन जाए तो किसी नहीं पता है, समझ रहे ना। तो इसलिए परिचय में अगर ये सारी चीजें आप देख लेंगे तो आपका हमेशा के तैयार हो जाएगा। आगे चलिए, बांटा गया था क्योंकि भारत भौगोलिक रूप से विविधतापूर्ण देश है, भौगोलिक रूप से विविधतापूर्ण देश है। यहाँ जलवायु, मृदा, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, निर्जातीयता इत्यादि स्तरों पर व्यापक विविधता देखने को मिलती है। इत्यादि स्तरों पर व्यापक विविधता देखने को मिलती है।
मैंने बताया था पहले ही कि कभी भी जिस भी देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, जैसे भारत में प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को बांटा गया है, ना कि राज्यों ने मिलकर किसी केंद्र का निर्माण किया। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में तमाम सारे राज्य थे, ठीक है, उन राज्यों ने सोचा कि भैया एक हम केंद्र बना देते हैं, सब लोग मिलकर जो है एक केंद्र का निर्माण कर देते हैं कि जो हमारे कुछ इशू जो है उसको देखेगा केवल, जैसे विदेश संबंध, रक्षा व्यवस्था, ये वो केंद्र देखेगा वहां पे। लेकिन भारत में क्या है, भारत में इसके ठीक उलट है। भारत में केंद्र ने ये सोचा है कि भैया देश में इतनी भौगोलिक विविधता है, तमाम भाषाएं हैं, तमाम कल्चर है, तमाम रीति रिवाज है, ठीक है, तो अब जैसा आपका कल्चर, जैसे आपकी भौगोलिक स्थिति, उसी प्रकार आपकी भाषा, उसी प्रकार का रीति रिवाज, उसी प्रकार का पहनावा। तो जब अलग अलग है तो कैसे ये केंद्रीकृत शासन व्यवस्था आपके लिए कल्याणकारी काम कर सकती थी? संभव नहीं। अगर इतनी विविधता है तो विकास या आपके सामाजिक विकास होगा, उसमें बहुत सारी विविधता देखने को मिलेगी। अगर दिल्ली में बैठ के कोई पूरे देश को एक इकाई मान के कोई नीति बनेगी तो उतना प्रभावी तो थोड़े हो पाएगी, क्योंकि क्षमता ही सबके बराबर नहीं है। अब आपके यहाँ महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य जिनकी ज्यादा क्षमता है, कोई योजना परियोजना का लाभ वो तेजी से ले सकते हैं। आपके पास मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम जैसे गरीब राज्य हैं जो अभी सामाजिक आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा पीछे हैं। आपके पास में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे जनसंख्या अधिक वाले राज्य भी हैं, जहाँ पे संसाधन तो है ही है लेकिन जनसंख्या की अधिकता बहुत ज्यादा है। अब दिल्ली में अगर हम कोई योजना बैठ के बनाएंगे तो ये मान के चलेंगे कि हाँ भाई पूरे देश में समान रूप से योजना कल्याणकारी होगी, तो संभव है? नहीं संभव है ना भैया। सबकी क्षमता अलग अलग होगी ही होगी। जब आपके यहाँ भौगोलिक रूप से विविधता है पूरे देश में, ना तो कृषि क्षेत्र एक समान है, ना तो जलवायु एक समान है। एक समय में एक जगह बारिश होती है तो एक जगह सूखा पड़ा रहता है। एक ही देश में भाषाई स्तर पे अगर आप देखेंगे कितनी विविधता है, दर्जनों भाषाएं बोली जाती हैं। हर राज्य का अपना अपना अपनी अपनी भाषा है और अपनी भाषा पे, अपनी निर्जातीयता पे हर क्षेत्र के लोगों को गर्व होता है। इसलिए देखिए देश में इन्हीं सब आधारों पे कितना क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया गया है। क्षेत्रवाद को कितना बढ़ावा दिया गया है। महाराष्ट्र का आदमी कहता है अरे हम महाराष्ट्रियन हैं, हम मराठा हैं। पश्चिम बंगाल का आदमी अपने बंगाली मानता है भाई। पंजाब का आदमी कहता है हम पंजाबी हैं। बोडो, असम में बोडो क्षेत्र के जो बोडो आदिवासी उनका अपना जो क्षेत्रवाद चल रहा है। पूर्वोत्तर में तो बहुत ज्यादा क्षेत्रवाद इन्हीं सारे आधारों को लेकर चल रहा है। उसका कारण ही यही है क्योंकि हमारे यहाँ भौगोलिक विविधता बहुत ज्यादा है और इसको जब सरकारें कभी भी दरकिनार करने लगती हैं थोड़ा बहुत कि नहीं हम तो दिल्ली से सारा चीज बनाएंगे, हम संघवाद की जो मूल भावना है उसको हम लागू नहीं करेंगे। संघवाद समझ रहे हैं? संघवाद का मतलब कि संघवाद का सीधा मतलब होता है कि जो हमने प्रशासनिक सुविधा के लिए इकाइयों को बांटा है, यानी राज्यों को बांटा है, ठीक है, उनको स्वायत्तता दी जाती है। देखिए केंद्र सरकार जो होती है वो स्वतंत्र होती है, वो संप्रभुता प्राप्त होती है, लेकिन राज्यों को संप्रभुता नहीं प्राप्त होती है। समझ रहे हैं? इनको स्वायत्तता प्राप्त होती है, यानी ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये भी अपना निर्णय ले सकती हैं, लेकिन इनके निर्णय को कोई प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला भी इसी देश में है। तो जो निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला है वो व्यक्ति क्या होगा? वो संप्रभु होगा। समझ रहे हैं? तो इसमें संघवाद में ये देखा जाता है कि हम अपनी इकाइयों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दें या ज्यादा से ज्यादा उनको हम लिबर्टी दें कि वो अपने यहाँ अपने सुविधा के अनुसार चीजों को लागू करें।
ठीक है, उनको किस प्रकार से किस क्षेत्र में कौन सी स्कीम लागू करना है, उनको हम जो है उनको इतनी छूट दें कि वो स्कीमों में इतना बदलाव हम यहाँ कर लें कि अपने हिसाब से वो लागू करने जाए। इसलिए केंद्र ज़्यादातर योजनाएं जो बनाता है, जो केंद्रीयकृत योजनाएं होती हैं, वो मॉडल कानून की तरह होते हैं। केंद्र कहता है कि हमने एक मॉडल बना दिया है, अब ले जाओ सब अपने अपने राज्य में लागू करो अपने अपने हिसाब से। जो बैठ जाओ तुम तो खड़ी हो, सीट ऊंची है क्या? केंद्र क्या कहता है कि अपने अपने हिसाब से आप लोग अपने अपने राज्यों में योजनाएं लागू कर लीजिए। अब कुछ राज्य लागू करते हैं, कुछ राज्य लागू ही नहीं करते हैं, जिनकी इच्छा होती है। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, अधिकतर योजनाएं इसी प्रकार की हैं। कई राज्यों ने अपने यहाँ लागू नहीं किया है, कई राज्य लागू भी किए हैं तो उनके यहाँ बहुत प्रभावी ढंग से नहीं है। अब उसमें भी छूट दी जाती है कुछ क्षेत्रों में। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कोई निवेशक आएगा तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहेगी कि भैया हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत डेवलप हो गया है, आप वहाँ निवेश मत कीजिए, आप पूर्वांचल में निवेश कर दीजिए या तो फिर बुंदेलखंड में चलिए निवेश कर दीजिए, बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। सरकार की यही प्राथमिकता रहेगी। और अगर आप हमारे मनमाफिक निवेश करते हैं, जो बुंदेलखंड या पूर्वांचल में निवेश करते हैं, तो हम आपको कारपोरेट टैक्स में छूट दे देंगे। ठीक है, अगर हम 40% टैक्स लगाते होंगे तो हम आपसे 30 लेंगे, आप उसे उसी एरिया में लगाएंगे। तो ये क्या है, ये सरकार अपने यहाँ समानतापूर्ण या अपने यहाँ जो विषमतापूर्ण आर्थिक विकास हुआ है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और विषमतापूर्ण विकास नहीं, और विषमतापूर्ण विकास ही इसीलिए हुआ है क्योंकि भौगोलिक विविधता बहुत ज्यादा है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में एक समस्या नहीं है, मतलब जैसे गांव कहावत में थे ना, एक तो करेला दूजे नीम पे चढ़ा, तो वहां पे यही हाल आता। एक तो प्राकृतिक रूप से आपदाग्रस्त क्षेत्र वो है ही नहीं, भूकंप, भूस्खलन ये तो है ही है वहाँ, ये तो गॉड गिफ्टेड है। और इसके अलावा आपस में इतने निर्जातीय समूह हैं, ये सब जितने राज्यों का नाम सुन रहे हैं, सब राज्यों का नाम ही जैसे मिजोरम है, मिजो जनजाति है, ये सब जनजातियों के ही नाम पे उन राज्यों का नाम। तो इतने निर्जातीय समूह हैं कि वो आपस में लड़ते मरे जा रहे हैं। मणिपुर में आप लोग देखे कैसे हिंसा हुई, ठीक है, हजारों लोग मारे गए, बहुत अमानवीय स्तर के कृत्य हुए थे। मतलब इतनी कटुता हो जाती है लोगों में कि बिल्कुल एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब कैसे विकास हो पाएगा? एक तो आप खुद भी लड़ रहे हैं, घर में भी आपकी अशांति है, और असुरक्षित माहौल में भी आप हैं। आपके यहाँ भूकंप, भूस्खलन ये सब कब आ जाए तो पता नहीं, बाढ़ कब आ जाए पता नहीं। ठीक है, तो इसलिए उनको पिछड़ने का तो आधार यही तैयार हो गया जो सामाजिक आर्थिक विकास में थोड़ा पीछे हो ही जाएंगे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये सारे ऐसे राज्य हैं कि इनके पास भी बहुत सारी जड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत उच्च क्वालिटी के लोग हैं, लेकिन इनके पास भौगोलिक रूप से एक बढ़त ये हासिल है, इनके यहाँ जमीन बड़ी अच्छी है, यानी मृदा अच्छी है, और मृदा भी अच्छी है, साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जल है, जल की उपलब्धता पर्याप्त है। और अगर किसी क्षेत्र में ये दो संसाधन उपलब्ध हैं तो आप मान के चलिएगा कितना भी आलसी व्यक्ति होगा उस क्षेत्र का विकास होगा ही होगा। उस क्षेत्र में विकास उस पैमाने में तो नहीं होगा बिल्कुल विकसित अवस्था में जाए, लेकिन मतलब पिछड़ा क्षेत्र नहीं रहेगा अगर ये दो चीजें हैं। हाँ, ये है कि उस एरिया में कानून व्यवस्था की अपनी समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ा बहुत हो, ठीक है, लेकिन अब तो कानून व्यवस्था भी अपने अपने तमाम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपग्रेड हो गई जो है। उत्तर प्रदेश, बिहार में वैसी घटनाएं कम होने लगी, बहुत सुधार आ गया। जैसे पहले स्थिति थी आज 10-15-20 साल पहले, ठीक है, उस तरह की स्थिति अब दोनों राज्यों में नहीं थी। अब अच्छे किस्म की खेती हो रही है और दोनों की तरफ को सरकार बढ़ावा दे रही है, जल प्रबंधन या जो संसाधन है उनकी सुरक्षा का भी प्रयास कर रही है। ठीक है, तो ये सारे काम भी साथ साथ सरकार कर रही है कि जो संसाधन है उसके अनुरूप विकास को गति मिले। ठीक है, यहाँ पे भी शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था ये सब बेहतर हो कि लोगों को अच्छी जीवन सुविधा मिल सके। ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सब भौगोलिक कारणों से ही किसी देश को प्रभावित कर रही है। इसलिए की बातों को समझना होगा कि इसका मूल में कौन है, तो मूल में भी भूगोल। ठीक है, जहाँ जैसी
जलवायु, जहाँ ऐसी जगह है जहाँ पानी नहीं बरस रहा, या औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर यानी रेगिस्तान, जितना यहाँ सुबह से लेकर आज हो गई होगी जितना वर्षा पूरे साल में हो, तो वहाँ क्या होगा, बालू ही तो पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा। वहाँ आर्थिक विकास होना नहीं हो पाएगा, और आर्थिक विकास होगा ही नहीं हो तो सरकार के नीतियों के माध्यम से क्यों हो सकता है। जैसे राजस्थान के पूर्वी हिस्से में अगर देखा जाए, स्वतंत्रता के बाद में सरकार ने नीति बनाई कि यहाँ पे जल किसी तरह पहुंचाया जाए, और इंदिरा गांधी नहर बनाई सरकार ने, जो सतलज और इन नदियों के, सतलज और ब्यास नदियों में हरिके बैराज बनाकर जो पानी लाके रेगिस्तान के पूर्वी हिस्से में छोड़ा गया। गंगानगर, श्री गंगानगर में जो राजस्थान के जिले हैं, उस क्षेत्रों में एक सुविधा केवल कर दी गई, या जल की सुविधा उपलब्ध करा दिया गया सरकार के द्वारा। आप देखिए अच्छी स्थिति में समाजिक आर्थिक रूप से विकसित जिलों में राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है वो मुझे कि वो वर्षों में ही रह गया, क्योंकि पानी की सुविधा हो गई। तो अब ये क्या है, एक भूगोल भले खराब हो, लेकिन सरकारी नीतियों के द्वारा उसको उन समस्याओं को दूर करके, यानी जो समस्याएं वहाँ पे हैं, वहाँ पे सामाजिक आर्थिक विकास को गति दी गई। समझ रहे हैं आप लोग। तो अब थोड़ा सा और देखिए, इसमें राज्यों का नाम लिख लो, कम से कम इतना ध्यान रखिए कि आप राज्यों का नाम तो आपको याद हो ही जाएगा, राज्यों का नाम नहीं आता, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उनकी राजधानियां, ठीक है, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। समझिए, एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पता ही होना चाहिए। समझिए, तो आप लोग केंद्र शासित प्रदेश का यही का नाम लिख लो तुरंत हमारे सामने, लेकिन लोग की बोल दें, कुछ लोग नहीं लिख पाएंगे तो हम बोलते हुए रहते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन लोग सबसे पहले दिल्ली खटाखट लिखते जाओ, बस राजधानी नहीं बनाएंगे, राजधानी आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा, जहां मन फिर वहां बना दीजिए। चलिए, दिल्ली, चंडीगढ़, ऐसे एक तरफ से चलिए, कोई सब बोले ना, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख हो गया। अब इस उत्तर भारत में कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं बचा, यानी उत्तर भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, चार केंद्र शासित प्रदेश उत्तर भारत में। अब दक्षिण भारत की तरफ आ जाएंगे, लक्षद्वीप, दादर, नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, ये दोनों एक ही, दादर, नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, दमन एवं दीव। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया ना सब। अब एक बचा है, हाँ, पुदुचेरी लिखिए, पुदुचेरी पर थोड़ा सा लिखिए, पुदुचेरी लिखिए। अब नीचे लिख लीजिए उसके पैराग्राफ चेंज करके, देखिए पुदुचेरी कहाँ है, इसे पुदुचेरी आपका हाँ, देखो पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है, जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। इधर क्या होगा जी, आप हो गए अपने यहाँ इन्वर्टर बंद कर दे इसको, तो भैया पुदुचेरी है, ठीक है, ये कई राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग नाम होती है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है। थोड़ा याद है तो मैं बनाता हूँ, मैं इसमें दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा मैं बना लीजिएगा आपसे। अगर दक्षिण भारत के मैप को अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो छोटा छोटा बनाएंगे मैप, आप लोग साथ साथ बनाते चलिए, ठीक है। जिन जिन पार्ट की हम लोग बात करें वो मैप हम लोग बनाते चलेंगे। मान लीजिए ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एक भी लिख के आप लोग समझ जाएंगे। ये आपका ये आपका हो गया एपी यानी आंध्र प्रदेश। ये आपका मान लीजिए केरल है, और ये आपका तमिलनाडु। देखिए 3 राज्य हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे मैप में। तो जो मुख्य पुडुचेरी है, जो मुख्य प्रमुख पुडुचेरी जो राजधानी जहाँ पे स्थित है, जहाँ पे प्रशासनिक कार्यालय स्थित है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के, वो किस राज्य में? वो तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए पुडुचेरी, या कहीं आपको पांडिचेरी भी दिखेगा। जो भी पुराना नाम था अब इसको बदल दिया गया है, और इसको लिख लीजिए मोक्ष। अब एक और यहीं पे पुडुचेरी इसी के जस्ट नीचे उसका नाम है भैया कराईकल। यहाँ पे उसका नाम है कराईकल। ये सब पुडुचेरी के हिस्से हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे विस्तारित है। तो तमिलनाडु में 2 पुडुचेरी के स्थल है, एक पुडुचेरी मुख्य और एक कराईकल, एक एरिया का नाम है। और एक केरल में स्थित है जिसका नाम है माहे। यही जो है केरल में, इसका नाम है माहे। और एक आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है जिसका नाम है यनम। यनम, ठीक है, ये है आपका आंध्र प्रदेश। तो यनम आपका यहाँ मान लीजिए, यनम। तो यानी पुडुचेरी 4 भागों में है, 4 नाम है उसके। एक मुख्य पुडुचेरी, एक कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। यनम आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, और माहे ये केरल में स्थित है। लेकिन जो पुडुचेरी का प्रशासक होगा या राज्यपाल जो होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा, वो कहाँ पे बैठेगा? मुख्य पुडुचेरी में, जो कि तमिलनाडु में है। तो छोटे से मैप में दर्शा दीजिए इसको, ये दर्शा दिए। हमारा पता नहीं कि मन में है कि कुछ लोग नहीं लिखे, ये तो नए लिखे चेक कर लिए, हम लोग क्या होगा? कुछ नहीं करेंगे, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि लिखना चाहिए आप लोगों को। ये निवेदन करेंगे और क्या करेंगे हैं? ना तो आप लोग मार सकते हैं, बड़ी बड़ी नेता अधिक मारती है। बना दीजिए पीछे, सबसे पीछे दिखाई दे रहा है नेट वाले, अच्छा टेस्ट दे रहे हैं, वहां से चढ़ाव सब लगे हैं। चलिए कोई नहीं, तो उधर में उतर के बैठवाना चाहिए। बच्चे ड्राइंग की रहे हैं यहाँ से यूपीएससी वाले। चलिए बगैर लिख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में।
हाँ, वही तो बताने को सिखाने जा रहे हैं ना, वही तो सिखाने जा रहे हैं। देखो उल्लेखनीय है कि इसे में नीचे लिखिए, उल्लेखनीय है कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आने वाले चारों क्षेत्र, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आने वाले उपयुक्त चारों क्षेत्र पूर्व में फ्रांसीसी बस्ती थे, जिनका 1 नवंबर 1954 को जिनका 1 नवंबर 1954 को भारत में विलय किया गया। में भारत में इनका विधिवत विलय किया गया, यानी भारत में इसको या भारत के अंग के रूप में इसको शामिल कर लिया गया। क्योंकि कोई भी क्षेत्र जब विदेश से अर्जित किया जाता है, किसी दूसरे सत्ता से हासिल किया जाता है, ठीक है, तो उसको जिस प्रकार का कल्चर, जिस प्रकार का प्रशासनिक संगठन वहां पे है, ठीक है, उसी रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अब केंद्र अपने पास रखता है कि भैया अभी छोटे छोटे हो, नवजात शिशु की तरह तो भी आप अकेले रहने लायक नहीं हो, अभी हम आपका देखभाल करेंगे। नहीं, अगल बगल वाले राज्य वाले आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके यहाँ का जो सबसे मूल बात कल्चर है वो ना मिलने पाए। अब क्योंकि यहाँ पे 100-250 सालों तक फ्रांसीसी लोग रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे उससे संबंधित एक तरह की संस्कृति डेवलप हो गई होगी। ठीक है, अब अगर उसको पूरे राज्य में मिला दें जो यहाँ पे ये सारे स्थान हैं, ठीक है, तो संभव है कि वहाँ पे संघर्ष की स्थिति हो जाए, या वहाँ के लोग विरोध करें, या वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए जो क्षेत्र जहाँ पे थे, अब देखिए अलग अलग राज्यों में थे, तब भी सरकार ने नहीं कहा कि हाँ आप लोग शामिल कर लिए थे, उसको उसी स्थान पे एक नाम देके जो है और भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर दिया। अब इसे बस्तियों के नाम माहे, कराईकल, यनम, पुडुचेरी, ये सब छोटी छोटी बस्तियां थी पहले, जो जहाँ फ्रांसीसी लोग रहते थे। ठीक है, और वही बस्तियां बाद में डेवलप हो गई। ठीक है, तो एक 2-4-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में क्षेत्र बन गया, जो वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र के एक प्रतिनिधि बैठेंगे, वहाँ के लोगों की समस्याएं देखेंगे, सुनेंगे, वहाँ पे जो सामाजिक या जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी, परियोजनाएं होंगी, उनको लागू करवाएंगे। आराम से सब कुछ चल रहा है। अब पता लगे केरल के साथ मिला लें तो भी बात, क्योंकि निर्जातीय रूप से, भाषाई रूप से, शारीरिक रूप से, हर रूप में वास्तव भिन्न वहाँ के लोग, तो कैसे आप में शामिल होंगे? आप में शामिल होंगे, कल के डेट में हो सकता है आप उनका शोषण करना शुरू कर दें, या वही आपका शोषण कर दें जिस एरिया में शोषण करना हो। तो इसलिए कोई भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाता है, और ज्यादा संभावना ये होती है कि उसको केंद्र अपने हाथ में रखे। केंद्र शासित प्रदेशों का मतलब कि वहाँ की शासन व्यवस्था प्रणाली सब कुछ किसके हाथ में है? राज्यपाल के हाथ में। तो राज्यपाल वहाँ का केवल प्रतिनिधि होता है, ये जो प्रशासक होता है, पूरी शक्ति किसके हाथ में होती है? केंद्र सरकार के हाथ में होती है। समझ गए? तो आगे को समझ गए तो इन चारों का नाम आप लोग याद रखिएगा, और एक चीज याद रखिएगा, कई बार इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम भी पूछा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। पूरे से पश्चिम में सब क्रम वगैरह याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए ऐसे खेल करता है, तो आप लोग भी खेल को समझे कि किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, समझिए, तभी आप उसको तय कर पाएंगे। सही, आगे लिखिए। जिन जिन राज्यों का अभी हाल फिलहाल में जो चर्चा है, ये गठन पुनर्गठन हुआ है, उन्हीं की तो यहाँ पे चर्चा करेंगे। बाकी भारत में 28 राज्य हैं, 2800 राज्य की चर्चा नहीं होगी। 2800 राज्य की चर्चा आगे गूगल में बहुत जगह आएंगे सारे राज्य।
ठीक है, एक एक नस्ल से आप वाकिफ हो जाएंगे हर राज्य के, ठीक है, परेशान मत होइए। आगे लिखिए, एक राज्य भारत का है तेलंगाना, ठीक है, अभी उसका पुनर्गठन हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 8-10 साल हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं आप लोग। लिखिए, 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को 2 जून की रोटी हुई होती है ना, 2 जून की रोटी वगैरह होती है ना, आए आप लोग नहीं, कहावत है भाई, 2 जून की रोटी यार यहीं पर रहते हो, बस्ती बस्ती में रहते हो तो कई लोग लंदन उधर से आते जाते हैं, समझ नहीं पाते कि भगवान ये क्या हो गई, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसा आश्चर्य नहीं होना है, ठीक है। इन सब सारी चीजों को भी जानना जरूरी है, ये आपके कल्चर का एक पार्ट है, अपने कल्चर को जानना बहुत जरूरी होता है, नया पढ़ने जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग कम से कम, सबसे माना जाता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो बेहतर पूंजी होते हैं समाज में, क्योंकि समाज को दिशा देते हैं आगे। अधिकारी बन गए तो ठीक है, अधिकारी को सब नहीं बन सकते, ये भी तय है, अपनी सीमाएं हैं, लेकिन कुछ तो बन ही सकते हैं, ये 10-15-20% तो बन ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं, लेकिन जो नहीं बने वो और ऊंचाई तक जाते हैं। ये भी मान के चलिए, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहते हैं, कभी विफल नहीं होते, तो उनको बारीकियां पता चल जाती हैं समाज की, कैसे समाज हल करता है, कैसे सरकारें चलती हैं, ठीक है, किस प्रकार से सारी चीजें होती हैं, और इतना ज्ञान हो जाता है कि वो कहीं पे भी अपना स्थान किसी भी समाज में बना ही लेते हैं। तो आप लोग बिल्कुल न सोचिए कि अगर आईएएस में नहीं हो तो भगवान क्या होगा, उसके बाद ही सब कुछ होगा, समझिए, ठीक है। हो गए तो चलिए तो अच्छा ही है, लेकिन नहीं हो तो करने अपनी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, और इसका मतलब ये नहीं कि बात में बता दें तो आप लोग सोचेंगे अरे यार छोड़ो, नहीं होगा तो उससे और आगे जाओगे, क्या है बनना, क्या रखा है इस दुनिया में, है ऐसा नहीं। अभी जब तक ऊर्जा है तब तक आप लगे रहिए, बाकी बात में देखा जाएगा, बात में देखा क्या जाएगा, बात भी से हो ही जाता है, जिसके नाम क्या होता है। चलिए, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के 10 उत्तरी जिलों को, आंध्र प्रदेश के 10 उत्तरी जिलों को काटकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया, एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया। तेलंगाना का गठन किया गया, जिसकी मांग दशकों तक, जिसकी मांग दशकों तक की जाती रही है। अब ये तय हुआ था, जैसे तेलंगाना जो है, लेकिन 10 उत्तरी जिले जो तो भाषाई भी मामला था, उसमें प्रशासनिक भी असुविधा होती थी, इसलिए उसकी मांग बहुत लंबे से रोकता रहे थे कि हमको तेलंगाना वाला क्षेत्र आप उत्तरी हिस्सा वाला बांट के दे दीजिए, बाकी आप ये रहिए। तो क्योंकि तेलंगाना क्या है, चारों तरफ से इसका समुद्र से लगा क्षेत्र नहीं, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का तो लगा है, इसका नहीं लगा है, क्योंकि तेलंगाना वाले एरिया को काटने से उत्तर प्रदेश में भी मांग होने लगी, बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बना दिया जाए, क्योंकि सामाजिक आर्थिक विकास के मानकों पर पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह की स्थिति यहाँ थी, यहाँ बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी, एक नए राज्य का निर्माण किया जाए। इसीलिए कभी भी राज्यों की मांग में भारत सरकार के पास पहुंचती है, भारत सरकार बहुत तालमेल करता है, तो तालमेल इसलिए करता है क्योंकि एक नहीं, लेकिन दर्जनों राज्य जो है मोबाइल खड़े हैं, ये इनका कर तो हमारा ही कर दो, ठीक है। असम वाले क्षेत्र में तुरंत बोर्डर लाइन की मांग होने लगती है,
आपके इस एरिया में बुंदेलखंड की मांग उठने लगी, पश्चिम बंगाल में तुरंत विरोध होने लगेगा, महाराष्ट्र में जहाँ में मराठा जाति के ज़्यादा लोग हैं वो मराठावाड़ा की बात करने लगते हैं, गुजरात में विदर्भ की बात होने लगती है। जहाँ पे भी 2-4 लाख लोग समान जाति समूह के हैं, यानी निर्जातीय रूप से समान हैं, वही कहने लगते हैं कि ऐसा को हमको भी बना ही दो, हम भी अकेले रहें। उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की मांग होने लगती है। लेकिन इसलिए केंद्र सरकार बोलती है क्या रिवायत करो, नहीं कौन ही झेल पाएगा। दक्षिण भारत के राज्यों में, कई राज्यों में सबसे ज्यादा मांग जो होती है पूर्वोत्तर भारत में होती है, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, क्योंकि जहाँ पे 2 जातीय समूह है, निर्जातीय समूह, ठीक है, वो तुरंत संघर्ष रहते थे कि हाँ आपको बांट दीजिए। इसलिए कभी भी राज्यों की मांग होती है तो सरकार बोलती है कि अंतर किया है तो ठीक है, नहीं किसको किसको हम बताएंगे, क्योंकि जब पानी सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो सरकार कहती है कि हमेशा करो, पानी सबसे ऊपर चला गया बांट दो, नहीं ज़्यादा नुकसान हो जाएगा बांटने से ज़्यादा, ठीक है, तब सरकारें जाती हैं तो बांट पड़ती है, समझे। तो इसलिए राज्यों का पुनर्गठन बहुत बड़ा विषय होता है, उसमें संविधान का संशोधन करना होता है। किसी के विषय में अगर संविधान का संशोधन करना है तो उसमें बहुत मजबूत इच्छा शक्ति की सरकार का होना जरूरी होता है, क्योंकि कमजोर वाले तो कर ही नहीं पाएंगे, तो गठबंधन में सोचे कि हाँ सरकार गिर जाती है। आगे देखिए पूरा हाँ मांग होती रही है। अब और आगे क्या लिखा इसमें इतना लिखिए, गठन तो हुआ, बाकी इसमें बहुत सारी बातें हैं कि राजधानी दोनों की समझौता हुआ की राजधानी हैदराबाद जो है बड़ा शहर है, आंध्र प्रदेश वाले कह रहे थे कि हमारे हमको दीजिए राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना वाले कहते थे हमें दीजिए, क्योंकि मूल रूप से हैदराबाद में तेलंगाना वाले क्षेत्र में आता है। दोनों को समझा हुआ है कि कहा गया 10 वर्ष तक राजधानी दोनों ने रखी, 10 वर्ष के बाद में आंध्र प्रदेश को बताया गया कि आपने बड़े भाई, ठीक है, तो आप थोड़ा बड़ा दिखाइए और 10 वर्ष के बाद आप किसी नए शहर को तलाशिए और उसको राजधानी बना दीजिए। तो आंध्र प्रदेश ने एक नई राजधानी अपनी बनाई, उसका नाम क्या है? अमरावती। तो सबको याद रखना, अमरावती बड़ा ऐतिहासिक शहर है जो है, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्या लिखवाना। अब आगे चलते हैं, बहुत सारा जनसंख्या क्या सब है। एक चीज आप देख सकते हैं इसमें कि तेलंगाना की सीमा किन राज्यों से लगती है और आंध्र प्रदेश की सीमा किन राज्यों से लगती है, क्योंकि उसके बाद कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बीच में इधर नहीं पूछा गया था, तो हो सकता है कि साल 2 साल में आपको किसी न किसी पेपर में दिख जाए कि हाँ जो है पूछ लिया जाए कि जो है किन राज्यों से लगती है, ठीक है। आगे लिखो, अब देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कई छोटे बड़े द्वीप समूह, कई छोटे बड़े द्वीप समूह सम्मिलित हैं, कई छोटे बड़े द्वीप समूह सम्मिलित हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। अब एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही केवल एक छोटा समय बनाएंगे हम लोग, ठीक है, उसमें सारे द्वीपों का नाम भी लिख देंगे और छोटा छोटा बना भी देंगे कि आप समझ जाएंगे हाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, इसे मिल जाएगा थोड़ा। ठीक है, अगर मानिए कि ये बाहर का इलाका जो है ये वाला, तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ पे पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी में है ना, तो बंगाल की खाड़ी में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। एक द्वीप है यहीं पे छोटा सा, इसको हम लोग कहते हैं कोको द्वीप,
और ये किसका है? म्यांमार का। ठीक है, यहाँ पे पर्यटक पे लिख दीजिएगा म्यांमार। अब इसके बाद में फिर भारत के द्वीप शुरू होते हैं। थोड़ा सा अब क्योंकि मानक में मैप नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे ऊंचाई शुरू करना है, तो आपको केवल ये समझना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक संरचना कैसी है, ठीक है, वहाँ पे किस प्रकार के द्वीप हैं और मुख्य जो चीजें हैं वो किन किन द्वीपों पर पाई जाती है। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पे वहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, या ज्वालामुखी एक दो हैं वो किसके हैं, कौन सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सबसे छोटा द्वीप है, कौन सबसे दक्षिणी द्वीप है, कौन सबसे उत्तरी द्वीप है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई इसमें जो है रेखाएं भारत सरकार के द्वारा बनाई गई हैं कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, डंकन दर्रा किसके बीच में, सारे तथ्य आपके इसमें आएंगे जाएंगे। तो आप लोग इसको एक बार बनाते चलिए सबको धीरे धीरे। यहाँ पे हो गया आपका उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, जितना छोटा संभव हो उतना छोटा काम तो लिखिएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसको रहता है नारकोंडम, नारकोंडम। ये आपका हो जाएगा मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। छोटे छोटे द्वीप और अगल बगल छोटे छोटे रहते हैं तो उसको भी बनाते चलिएगा। तो बड़े बड़े नहीं, लेकिन उनका नाम लिखने की जरूरत है, लेकिन आप बड़े बड़े द्वीपों का नाम अवश्य लिख लीजिएगा। और एक आपका है दक्षिणी अंडमान, इसको हम बोलेंगे दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान पे ही जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है क्या है? इतना तो मरे प्ले हो रहे हो जी। कुछ लोग तो तेज बोल रहे हैं, लग रहा है खा भी क्या है, बाकी कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अनाज अनाज से भी भेंटे ही नहीं हुआ है, एक दो साल हो गया है। ठीक है, क्या राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पोर्ट ब्लेयर राजधानी। ठीक है, इसके नीचे भी छोटे बड़े द्वीप हैं जो है उसको छोड़ दीजिए पोर्ट ब्लेयर। अब भैया एक दर्रा जिसका नाम है, थोड़ा अलग अलग तरीका यूज कीजिए नहीं तो थोड़ा अपनी काफी भी कंफ्यूजन पैदा होगा। एक दर्रा है, ऐसे बना लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डंकन दर्रा, डंकन दर्रा। डंकन दर्रा के बाद में एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल अंडमान या लघु अंडमान, लघु अंडमान। दिख रहा है? अभी हम पढ़ेंगे तो थोड़ा देखिएगा, लिटिल या लघु अंडमान ये है छोटा सा। अब अगर प्रश्न पूछता है कि दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में कौन सा दर्रा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? डंकन दर्रा। तो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, यूपीएससी लेवल के प्रश्न होते हैं। अब लघु अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल है तो बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के बाद में छोटा सा द्वीप है जिसे कार निकोबार द्वीप बोलते हैं, कार निकोबार द्वीप।
छोटे छोटे कई द्वीप और हैं। सबसे नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है लिटिल निकोबार। लिटिल, अभी मैं हट जाऊंगा तो पूरा देखिएगा, रुक जाइए। निकोबार। और सबसे नीचे एक द्वीप है जहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट वगैरह है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। बस, ग्रेट निकोबार। अब लिख लो नीचे ग्रेट निकोबार, और यहीं पे आपका इंदिरा पॉइंट है, यहीं पे, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पे एक है कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट, और इसमें केवल अंडमान निकोबार के समूह को ही बनाया गया है, इसी को केवल यहाँ पे बना लीजिए। जो ना दिख रहा हो वो बताएं, मैं बता दूं। आपस में ना तो सुसाएं, ठीक है। हाँ, नहीं दिख रहा क्या? तुमको तो दिखेगा ही आगे बैठी हो। सर एक क्वेश्चन था। सर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसके बीच में कौन कौन से राज्य आते हैं? बताएंगे सब। उसके बीच में आपका गुजरात आएगा, राजस्थान आएगा, पंजाब आएगा, कश्मीर आएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में केंद्र प्रदेश है, लद्दाख आएगा। अभी आपको एक्चुअल जो जम्मू कश्मीर बात ही है, जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन है वो बताएंगे, कहाँ से एलओसी लाइन है, ठीक है, और कहाँ से भारत की सीमाएं शुरू होती है, क्या जम्मू कश्मीर पहले था, क्या है, कितने क्षेत्रों पे कब्जा पहले था, कितने क्षेत्रों पे अब है, अक्साई चीज क्या है, ये सारी चीजें चर्चा होगी। अभी बताइए इसके इतिहास में बात है। इसको बना लिए, इसको बना लिए तो थोड़ा भी दिन दो बार जो है। देखिए, अंडमान निकोबार की समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पे है? दक्षिणी अंडमान द्वीप पे। ये दक्षिणी अंडमान द्वीप पे है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। एक एक लाइन में से हम लाइन नंबर लिखते चले जाइए फटाफट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पे है? ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप सबसे नीचे, सबसे नीचे जो लिखा है ग्रेट निकोबार द्वीप का हिस्सा है। बायरन द्वीप जो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, इसी में आगे लिखे जाओ। बायरन द्वीप जो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका है हाँ बायरन द्वीप। बायरन द्वीप थोड़ा ज्यादा कम नहीं है, मध्य अंडमान के पूर्व में बायरन द्वीप नहीं देते।
अगले को नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप, ये नारकोंडम द्वीप यहाँ पे ये बनाया है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है, एक ज्वालामुखी द्वीप है। ये सब नाम बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा सब एक, ऐसे नहीं लिखा रहा है, पूछेंगे भी। 10 डिग्री चैनल, हाँ अगला अगला लाइन, 10 डिग्री चैनल नहीं लिखे, ये लिखे 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप के बीच में है। 10 डिग्री चैनल या समझिए इस तरह कि 10 डिग्री का जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार के समूह को करता है। चैनल का मतलब जलधारा, ठीक है। तो समुद्र में चैनल की बात आएगी, समझिए जलधारा, चैनल, करंट्स, ये सब या वेव, ये सब समुद्री जल के बहाव को कहा जाता है। वो विषय अलग है कि उसमें कौन किसको कहा जाता है, वो बताएंगे, जलधारा और बताएंगे। क्या लिखो, ये हो गया 10 डिग्री चैनल होगा। डंकन दर्रा, डंकन दर्रा सबसे ऊपर लिखा हुआ, डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। कोको द्वीप समूह, कोको द्वीप समूह ब्रैकेट में लिखिएगा म्यांमार, कोको द्वीप समूह म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान के मध्य, एवं उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्ट्रेट है, कोको स्ट्रेट है। कोको स्ट्रेट है। आगे लिखो, यही तो लक्षद्वीप को भी मिटा देते हैं। लिखो लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह ठीक है। लक्षद्वीप आपका कहाँ होगा, जाता है अभी लिखता है, हाथ से कर दी। अब लक्षद्वीप समूह कहाँ पे है, हाँ यहीं पे आपका लक्षद्वीप, इसके भी कई छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी हमको ध्यान रखना है जरूर, ठीक है। पूरा लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, इसमें देखिए तो मैंने बनावट की लोकेशन पता चल जाए कि लक्षद्वीप समूह कहाँ है, बाकी लिखवा देते हैं कि क्या क्या इसमें। देखो लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप समूह है, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप समूह है जो अरब सागर में केरल के पूर्वी छोर पर स्थित है, केरल के पूर्वी छोर पर स्थित है।
डिग्री चैनल, ये डिग्री चैनल का मतलब होता है अक्षांश जो है उसी को डिग्री चैनल यहाँ पे बनाते हैं। और यहाँ पे जो 8 डिग्री अक्षांश होगा, मान लीजिए ये 8 डिग्री अक्षांश होगा, ठीक है, तो उसी को 8 डिग्री चैनल बनाते हैं क्योंकि ये इन दो प्रमुख स्थानों को अलग कर रहा है। और ये इसे कह दिया जाए कि एपीएम फिजिकल और बेगम खैर इंटरकॉलेज को अलग करने वाली सड़क है ना, उसका कोई नाम हो सड़क है गांधीनगर रोड या गांधीनगर रोड, इन दोनों को अलग करते हैं। तो उसी तरीके से अक्षांश जो होते हैं कुछ जो प्रमुख स्थानों को अलग करते हैं तो उनको एक विशेष नाम दे दिया जाता है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अभी 10 डिग्री चैनल आप लोगों ने देखा है ना, ये लघु अनुमान एवं कार निकोबार समूह के बीच में, या इस तरह कह सकते हैं कि अनुमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मध्य में 10 डिग्री चैनल। समझिए, तो बिल्कुल इसको दो लाइन में लिखो। 8 डिग्री चैनल मिनी काय द्वीप, मिनी काय, मिनी काय द्वीप एवं मिनी काय एवं मालदीव के बीच में है, मालदीव के बीच में है। यानी लक्षद्वीप के बाद में कौन सा देश है? मालदीव। मालदीव में तो द्वीपों का जो समूह है, तो यही के सब मालदीव वगैरह भी स्थित है। तो उसको मालदीव को और लक्षद्वीप को कौन सा द्वीप अलग करता है, वो चैनल अलग करता है 8 डिग्री चैनल। वही 9 डिग्री चैनल मिनी काय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनी काय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। अब एक एडिट आ रही है छोटी सी। आप लोगों ने आदम ब्रिज या पंबन ब्रिज या सेतु समुद्रम इस सब शब्द के बारे में आप परिचित हैं? आप लोग इन शब्दों के बारे में अगर परिचित हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है? एक भारत की दक्षिण एवं पूर्व छोर में 2 खाड़ियां, एक का नाम है बाग की खाड़ी, ठीक है, और एक खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ये कहाँ पे खाड़ियां हैं और ये इन 2 खाड़ियों को कौन सा क्षेत्र अलग करता है? इसके अलावा भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन कौन से द्वीप समूह स्थित हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे और एक सेतु समुद्रम योजना परियोजना, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं से प्रश्न बन सकते हैं, बने भी हैं पूर्व में, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना आपको जरूरी है, तो इसको बना लीजिए थोड़ा सा। इसे भारत का उसका बना लीजिए, इसे श्रीलंका का, ठीक है। अभी इसको डिस्क्राइब करेंगे। ये है आपकी बाग की खाड़ी, ये देखिए भैया, ये नीचे वाला जो एरिया इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो? मन्नार की, इसको बना लीजिए ना आवाज, मन्नार की खाड़ी, यानी बाग की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और
यहीं पे भारत का एक द्वीप है, जिसको हम लोग बोलते हैं पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, इसी पंबन द्वीप का ही हिस्सा है रामेश्वरम। पंबन द्वीप का ही हिस्सा है आपका रामेश्वरम। इसको दोनों बना लिए हैं। कलर चेंज करके लिखते हैं यहाँ पे, हिंदी के लिए कहते हैं काला कलर। भैया ये पूरा जो है, जो मैं काले से कर दे रहा हूँ, ये पूरा तो पतला छोटा क्षेत्र है जो है, ये है आपका पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप पे आपका यहाँ पे रामेश्वरम है, और रामेश्वरम से भी नीचे एक एरिया है। ये दोनों द्वीप दिख रहे हैं आपको अलग अलग, एक में तो नहीं दिख रहे हैं। ये रामेश्वरम है, ये आपका पूरा जो है पंबन द्वीप है। और ये आपका छोटा वाला है धनुषकोडी, एक स्थान का नाम है धनुषकोडी। इसको लिख लीजिए, यहीं पे रामेश्वरम द्वीप, और इसका भी नाम लिख दीजिए धनुषकोडी। धनुषकोडी जो है ये भारत का हिस्सा है, पंबन द्वीप पे रामेश्वरम स्थित है, उसी का हिस्सा है। तो धनुषकोडी से लेकर और श्रीलंका के तलाई मन्नार, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसी तरह बना लीजिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। ये मान लीजिए, ये जो है भारत और श्रीलंका की बाउंड्री है। इसी तरह की पतली जो है पंबन द्वीप है, यहाँ पे आपका रामेश्वरम है, ठीक है। और यहीं पे आपका धनुषकोडी छोटा सा द्वीप टाइप का क्षेत्र है, उसको हम बोलते हैं धनुषकोडी। और धनुषकोडी के बाद में कुछ क्षेत्र छोटा है, ठीक है। ये आ जाता है आपका श्रीलंका का क्षेत्र, ये माननीय श्रीलंका का, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र को श्रीलंका की जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं तलाई मन्नार। उसमें जो कीजिए श्रीलंका, यानी जो आपका धनुषकोडी है वहां से लेकर और श्रीलंका की तलाई मन्नार, इन्हीं के बीच में ये माना जाता है, इतना बना हुआ है, इन्हीं के बीच में माना जाता है कि जो सेतु समुद्रम है, जिसको हम लोग आदम ब्रिज भी बोलते हैं या पंबन ब्रिज भी बोलते हैं, और राम सेतु भी बोला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग नाम है। ये माना जाता है, एक मान्यता है कि भगवान श्री राम के श्रीलंका जाते समय उनकी सेनाओं में नल एवं नील नामक सैनिक थे, ठीक है। उनके द्वारा पत्थर फेंक के इसका निर्माण किया गया था। जो हिंदू मान्यताएं हैं, हिंदू मान्यताएं बताती हैं कि ये राम सेतु है, ठीक है। इस्लाम को मानने वाले बताते हैं कि यह आदम ब्रिज है। लेकिन यहाँ पे किसी भावना का केस नहीं होनी चाहिए, मैं कुछ सुनाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, अपने अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, मैं तो समझता हूँ, ठीक है। तो मुस्लिम मान्यताएं मानते हैं कि ये आदम ब्रिज है, ठीक है। भारत सरकार मानती है कि कुछ नहीं, सेतु समुद्रम परियोजना हमारी है, हमको बनाना है, ठीक है। तो लिखो इसमें, बना लियो, अब लिखो इसमें, देखो भारत एवं श्रीलंका के मध्य, भारत एवं श्रीलंका के मध्य धनुषकोडी से तलाई मन्नार के बीच, धनुषकोडी से
तलाई मन्नार के बीच, तलाई मन्नार के बीच के क्षेत्र को राम सेतु कहा जाता है। राम सेतु कहा जाता है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एडम ब्रिज। क्या? एडम ब्रिज, एडम ब्रिज, एडम ब्रिज या आदम ब्रिज नाम लेके आ जाए तो आप लोग आश्चर्य करेंगे ये कौन सा आ गया। ठीक है, तो ये भी नाम याद रखें। देखिए हम लोग पढ़ने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं तो हमको जानकारी होनी चाहिए। बाकी इसको जो करना है वो करे भाई, इसको करने वाले बहुत लोग हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको मान लीजिए IAS बना दिया जाएगा और तमिलनाडु कैडर ऐलान कर दिया जाए, उसी क्षेत्र में लग जाएगा नौकरी। ठीक है, तो भाई आपको काम करना पड़ेगा वहाँ पे, कुछ भी माना जाए। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है जो प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ये जो मन्नार की खाड़ी और पार की खाड़ी है, इसके बीच में जो क्षेत्र है जिसको हम लोग राम सेतु नाम देते हैं यहाँ का, ठीक है, ये ऐसा जगह क्षेत्र है कि उछला जगह क्षेत्र, यानी यहाँ पे जल की जो गहराई है बहुत कम है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के द्वारा जो बनाया गया था राम सेतु, ठीक है, वो आज भी विद्यमान है। जो हिंदू मान्यताएं हैं उसके अनुसार ये माना जाता है कि विद्यमान है। अब आज के समय में समस्या हो रही है कि जिन जहाजों को भारत के पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट की तरफ जाना होता है, यहाँ से मान लीजिए भुवनेश्वर से या विशाखापट्टनम बंदरगाह से किसी जहाज को मुंबई जाना है, ठीक है, तो यहाँ से आएगा ऐसे और फिर श्रीलंका के दक्षिणी हिस्से से होके श्रीलंका को भी अपना थोड़ा बहुत भुगतान सीमा शुल्क का करके ऐसे घूम के आएगा। तो अंग्रेजों के काल से औपनिवेशिक शासन काल के दौरान ही एक अंग्रेज नौकर साहब ने जो है उन्होंने ये सुझाव दिया कि भैया ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा इसकी गहराई कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गहरा बना देते हैं, ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, मात्र 30 मीटर का क्षेत्र माना गया कि 30 मीटर के क्षेत्र में गहरा क्षेत्र बना दिया जाए जो 30-40 मीटर गहरा हो, कि उसमें जो मीडियम रेंज की जहाजें हैं या बड़ी बड़ी जहाजें हैं वो निकल जाएंगे। तो ये सुझाव दिया गया। तो उसके बाद भारी विरोध हुआ, भाई अरे राम सेतु को गिराने की बात कर रहे हो, इसका विरोध भारी स्तर पर पूरे देश के स्तर पर हुआ। मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिर बहुत दिन के बाद, सैकड़ों सालों के बाद 2005 में सरकार की नींद खुली। सरकार को लगा कि नहीं यार, तो भारत के प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में, तो इस पर कमेटी बनाई गई कि भाई आप लोग बातचीत कीजिए कि इसका क्या विकल्प निकाला जा सकता है। विकल्प ये निकाला कि हाँ उसमें खुदाई की जा सकती है, ऐसी कोई बात है नहीं। सेतु समुद्रम परियोजना के नाम से एक परियोजना ही सरकार ने शुरू की कि इस परियोजना के व्यवहारिक आकलन के लिए आप लोग काम कीजिए, देखिए इसमें कितना काम किया जा सकता है। 12 सालों लोगों ने भी अपना पर्यटन किया, देखे दाखे पानी वाली गहराई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उससे लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है हर दिन। भाई जो जहाज यहाँ से लेके यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसे दिखाने मतलब कि बहुत छोटा क्षेत्र है, ये 500 किलोमीटर से ऊपर क्षेत्र पड़ जाएगा। 600-700 किलोमीटर की दूरी हमको अनावश्यक रूप से जानी पड़ती है केवल एक छोटी सी परियोजना के रुकी होने के कारण। तो सरकार ने कहा कि भैया जो है इसको बना देते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था में भी इसे स्वेज नहर, स्वेज नहर क्या है, दो देशों के बीच में कुछ स्थलीय भाग थे, बाद में सारे देशों ने मिलकर छोटे से क्षेत्र में एक नहर खोद दिया। अब आज के डेट में अरबों डॉलर रुपया उस नहर से प्राप्त होता है। जिन जहाजों को सोचिए, जिन जहाजों को भारत से और यूरोप जाना होता था उनको अफ्रीका से होके जाना पड़ता था। ठीक है, विश्व के मैप में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो जिन जहाजों को भारत से अफ्रीका की तरफ जाना होगा, ठीक है, इसी तरह हो गए भूमध्य सागर, ये मान लीजिए यूरोप में इस तरह है। अब मान लीजिए भारत यहाँ से किसी को यूरोप में जाना है, पेरिस स्पेन जाना है, तो वो जहाज ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे यहाँ से घूम के इस तरह जाएंगे। अब क्या है, यही जहाज यहाँ से उठती
शासन में घुस के और सीधे रोड यानी दूरी जो है वो समझिए कि आधे से भी कम दूरी है। तो भाई आधे से कम दूरी हो गई तो उसी रास्ते का लोग प्रयोग करेंगे व्यापार के लिए। उसके लिए मोटा जो शुल्क है वो देना पड़ता है कि देशों को, मिस्र को। ठीक है, पहले इसका आधिपत्य जो ब्रिटेन के पास था, लेकिन बाद में 1970 के पास में इसका आधिपत्य आ गया सुएज मिस्र के पास। अब एक मोटी रकम मिस्र को मिलती है, तो सरकार को सुझाव देगा कि अगर ये सेतु समुद्रम परियोजना पास हो जाती है भैया, तो आपको बहुत रुपए का फायदा होगा और आपके लिए भी व्यवहारिक हो जाएगा कि आपको हजारों मील की यात्रा अनावश्यक रूप से नहीं करनी पड़ेगी। आपकी सेनाएं बहुत जल्दी मूव कर जाएंगी, तटीय सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी इस क्षेत्र में मूवमेंट बढ़ने से न केवल पर्यटन बढ़ेगा, आपका जो लागत आती है परिवहन की, ट्रांसपोर्टेशन की, वो कम हो जाएगी। इन क्षेत्रों में अगर सेना का मूवमेंट भी कराना है, मान लीजिए इस क्षेत्र से किसी कारणवश, मान लीजिए समुद्री क्षेत्र में जल सेना का मूवमेंट कराना है, तब भी हम जल्दी पहुंच जाएंगे इधर से होके इधर। हमको श्रीलंका के नीचे से होके घूम के नहीं आना पड़ेगा। लेकिन परियोजना को तमाम स्थानीय लोगों के विरोध और तमाम धार्मिक जो संगठन है उनका विरोध, इस सबके कारण जो है 2014 में इसको ठंडे अवस्था में डाल दिया गया। तब से ठंडे अवस्था पड़ी है, इसकी कोई खोज खबर नहीं की जा रही। सरकार ने भी अपना एक बयान जारी करके कह दिया कि भैया हम कुछ नहीं बनवाने जा रहे हैं। ठीक है, अभी सेतु समुद्र थोड़ी से पड़ा हुआ है, उसको लिख लीजिए थोड़ा सा। यानी कि पूर्ववादी मलाई मन्नार के बीच सेतु समुद्रम है, राम सेतु। सेतु समुद्रम परियोजना का नाम है, राम सेतु उसका नाम है। देखिए इस क्षेत्र में यानी राम सेतु के बीच में, इस क्षेत्र का मतलब राम सेतु, इस क्षेत्र में खुदाई करके एक नहर का निर्माण करने का सर्वप्रथम सुझाव, खुदाई करके एक नहर का निर्माण करने का सर्वप्रथम सुझाव अल्फ्रेड टेलर नामक ब्रिटिश नौकरशाह के द्वारा दिया गया। अल्फ्रेड टेलर लिख दे रहा हूं नाम, अल्फ्रेड टेलर। अब अल्फ्रेड है तो टेलर ये सब नाम होगा ही, अब अल्फ्रेड चौधरी तो नाम होगा नहीं। अल्फ्रेड पांडे, अल्फ्रेड टेलर के द्वारा सर्वप्रथम सुझाव दिया गया। और सुझाव कब दिया गया? 1860 में दिया गया। मुख्य मांग रहे थे तो सुझाव दिया गया था। ठीक है, पेट्रोल भरा हमारा तो 2005 में सरकार ने सोचा कि लाओ कुछ करते हैं। देखिए वर्ष 2005 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम नामक परियोजना शुरू की। समुद्रम नामक एक परियोजना शुरू की, सेतु समुद्रम नामक एक परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य भारत एवं श्रीलंका के बीच 30 मीटर गहरा एवं 12 मीटर चौड़ा जलीय मार्ग, चौड़ा जलीय मार्ग तैयार करना था। 30 मीटर गहरा एवं 12 मीटर चौड़ा जलीय मार्ग तैयार करना था, जिसकी लंबाई 167 किलोमीटर थी। 167 किलोमीटर थी। लेकिन स्थानीय लोगों एवं धार्मिक समूहों के विरोध के कारण
लेकिन स्थानीय लोगों तथा धार्मिक समूहों के विरोध के कारण इस परियोजना को रोकना पड़ा, स्थगित नहीं किया, केवल रोक दिया। फिर कोई सरकार आएगी तो फिर विचार करेगी कि नहीं करते हैं, कि भाई इसमें आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये क्या था कि देखो यहाँ पे जो है एक तरह का दुविधा की स्थिति है, एक तरफ धार्मिक विषय है, एक तरफ आर्थिक विकास के विषय है। ठीक है, अब दोनों में इस प्रकार का समन्वय किया जाए, कोऑर्डिनेशन किया जाए कि दोनों काम हो जाए। जैसे गाँव में और कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ठीक है, तो इसमें विकल्प तलाशा जाना चाहिए। अब इसमें बस एक चीज बचा है, भारत की सीमाएं और जम्मू कश्मीर की जो चीजें हैं उसका एक बड़ा समय बनाएंगे, उसको भी दिखवाएंगे, तो ये लोग करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप नहीं हाँ, बुक के बारे में माइक लगाना।